हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का यह 5वां वीडियो है बच्चों। इसके पहले के हम वीडियो देख चुके हैं और यह अध्याय 1 है। राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 है बच्चों, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों वाला, जिसके हम वीडियो देख रहे हैं बच्चों। और यह जो पाठ है यह था अध्याय 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसका यह आखिरी भाग है। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो आई लिंक में जाकर देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको आगे का पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसका यह आखिरी वीडियो है, पाठ का आखिरी भाग चल रहा है इस अध्याय का। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ मतलब लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ क्या। अभी तक हमने लोकतंत्र क्या है, क्यों है, इसकी परिभाषाएं और लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क देख लिए थे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। तो हमने लोकतंत्र को समझा था किस रूप में बच्चों, शासन के एक स्वरूप में, है ना। शासन के स्वरूप में हमने समझा था कि दूसरी शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्यों बेहतर है, ये हम देख चुके थे। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र का अर्थ यह है बच्चों कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनकर, है ना, जनता अपने में से कुछ लोगों को चुन लेती है जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, और वही प्रतिनिधि जो है शासन व्यवस्था का भाग होते हैं, वही शासन व्यवस्था चलाने का काम करते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, है ना। जहाँ जहाँ पे भी लोकतंत्र है वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति शासन चलाए ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए किया ये जाता है कि लोग अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुन लेते हैं, चुनाव के द्वारा मतदान करके अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुन लेते हैं और वो ही शासन व्यवस्था का भाग बनते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि अब इसके क्या कारण है देखो। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता, है ना बच्चों। ये तो हमें पता है कि लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इतने अधिक लोग यदि किसी एक बात पर फैसला लेने बैठेंगे तो वो फैसला तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, क्योंकि कुछ लोग अपने में से प्रतिनिधि चुन लेते हैं। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता, है ना। हर नागरिक फैसले में भाग लेने का उसके पास समय हो, उसकी इच्छा हो, उसकी योग्यता हो, इस बारे में यह संभव नहीं है। इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। ठीक है, अभी तक लोकतंत्र को हमने केवल एक शासन व्यवस्था के तौर पर देखा था बच्चों। अब हमें इसे एक बृहत्तर विस्तृत अर्थ में देखा होगा। तो यहाँ पे कार्टून दे रखा है, देखो बच्चों, कार्टून दे रखा है, यहाँ दे रखा है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का यह चर्चित कार्टून देश की आजादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है ना। देश की आजादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी कर रहा है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? तो क्या देखो बच्चों, ये जो है आम आदमी बैठा हुआ है ना, टीवी चल रही है। 50 ग्लोरियस ईयर, 50 स्वर्णिम साल, ठीक है, यहाँ दे रखा है।
और यहाँ पर दीवार पर जो लगे चित्र, इनमें से आप किन किन को पहचानते हो ना। इनमें देश के प्रधानमंत्री के चित्र हैं। देखो बच्चों, आप किस किस को पहचान पाते हो। और यहाँ पर ये बताया गया है यूनिटी, डेमोक्रेसी मतलब एकता, लोकतंत्र, समाजवाद, है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिक विकास, आदि सारी बातें यहाँ बताई गई। और आम आदमी तो सो रहा है ना, सो रहा है। देखो बच्चों, ठीक है। तो इस तरह हम आगे पढ़ते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। तो यहाँ पर परिवार को लोकतांत्रिक कहा गया है। परिवार को लोकतांत्रिक कहा गया है क्योंकि फैसले जब भी लेते हैं तो सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ एक परिवार को लोकतांत्रिक कहा गया है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। लोकतांत्रिक मानसिकता का शिक्षक का मतलब यह है बच्चों कि वह हर बच्चे को, हर छात्र को सवाल पूछने और बोलने का अधिकार भी दे, तो वो लोकतांत्रिक मानसिकता का है। यदि शिक्षक केवल अकेला ही बोला करेगा तो ऐसी स्थिति में वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होगी। बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार भी होना चाहिए। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो यहाँ पे ये बताया गया कि यदि किसी पार्टी में भी एक नेता और उसके परिवार के लोग ही पार्टी के सारे फैसले ले तो लोकतंत्र नहीं है वहां पर, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वो। तो इस तरह से यहाँ उदाहरण दे रखे हमें। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। मतलब फैसले लेने में सभी का बराबर महत्व होना चाहिए। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ना। तो लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है बच्चों जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मतलब परिवार में भी हो सकता है कि लोकतांत्रिक परिवार है क्योंकि फैसले में सभी का समान महत्व है, सभी के विचार लिए जाते हैं। वह लोकतंत्र एक कक्षा में हो सकता है जहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार है और शिक्षक सबके साथ समान व्यवहार वहां पर करता है। कई और एक पार्टी के बारे में भी हो सकता है ना। तो इस तरह से लोकतंत्र की वृहत परिभाषा दे रखी है कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, मतलब हर क्षेत्र में समान अधिकार है और समान भावना है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं ना। कभी कभी हम आदर्शों के लिए भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। तो ये आदर्श कौन कौन से यहाँ बताया गया है। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है ना। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने की समान भूमिका निभानी चाहिए और इसके लिए वोट के समान अधिकार की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर केवल वोट की बात नहीं की गई है बल्कि हर नागरिक को सूचना का अधिकार, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन मतलब सारे जो साधन है उपलब्ध वो हर व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें, ठीक है, आज की शासन व्यवस्था को इस पैमाने पर परखेंगे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है ना। कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है क्योंकि हर चीज हर जगह लागू ही नहीं हो पा रही है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है
कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। तो लोकतांत्रिक आदर्श और लोकतंत्र का महत्व हर जगह है बच्चों। अब यहाँ पे ये चुन्नी बोल रही है, मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती, यह कैसा लोकतंत्र है। तो ग्राम सभा की बैठक नहीं होती तो क्या वह लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई है बच्चों? नहीं हुई है ना, क्योंकि गांव की पंचायत में फैसले जो है वो ग्राम सभा की बैठक में होने चाहिए, और यदि वो नहीं हो रही है तो वो लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे। तो अगले साल मतलब कक्षा 10वीं में वापस से आपको लोकतांत्रिक समाज और लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके इस पाठ से आगे के बताए जाएंगे बच्चों। इसलिए यह पाठ जो आपका जो है मूलभूत आधारभूत पाठ है, आपको अच्छे से समझना चाहिए, तो आपको आगे कक्षा 10वीं का भी अच्छे से समझ में आएगा। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक ढंग का जो फैसला होता है वो भी कई तरीका का हो सकता है। ठीक है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। यदि लोकतंत्र बड़ा होता है बच्चों, लोकतंत्र बड़ा होता है तो वहाँ पे चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, क्योंकि इतने अधिक संख्या में लोग किसी फैसले में शामिल हो तो फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, तो वो प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके माध्यम से ही सरकार चलाई जाती है। लेकिन यदि समुदाय छोटा हो, कम जनसंख्या हो, तो दूसरे तरीके, लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वहीं फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? तो बच्चों आप कर सकते हो, जैसे आप स्कूल में हर कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, उससे छात्र परिषद का गठन किया जाता है और छात्र परिषद अपनी समस्याओं से संबंधित या स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं बच्चों उनसे संबंधित फैसले लेने में अपने विचार प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी विशेषताएं तो उसमें होनी चाहिए, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता। हम नागरिक के रूप में बच्चों जो भी फैसले करते हैं वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को प्रभावित करता है, हमेशा से ही प्रभावित करता है। यदि हम नागरिक के रूप में स्वार्थ के आधार पर या लालच के आधार पर अपना मतदान करेंगे तो ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही जहाँ राजा का शासन हो, तानाशाही जहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष का ही शासन हो, या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें।
गैर लोकतांत्रिक सरकारें मतलब बच्चों राजशाही वाली शासन व्यवस्था या फिर तानाशाही वाली, या फिर जहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है, वो सारी गैर लोकतांत्रिक सरकारें होगी। और वे तो चाहती ही है कि लोग राजनीति में हिस्सा नहीं ले, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ खुद करे खुद सीखे का है, अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाए, फिर यह पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचे क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है क्या? तो ये आप खुद सोच सकते हो बच्चों कि कितने अधिक मतदाता होते हैं, इतने अधिक होते हैं कि उनको किसी हॉल या स्टेडियम में तो बिठाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में फैसले लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है बच्चों, तो यह हमने लोकतंत्र वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया है।